दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं कि समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए युवा का फिट रहना, उसका विकासशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब युवा शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर स्वस्थ रहे तो ऐसे में हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नशे की समस्या है वो समाज में फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा युवा इसका शिकार हो रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज में फैली नशे की समस्या के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है श्री हरि नारायण चारी मिश्र जी को। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप पुलिस आयुक्त भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। दर्शकों, हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, कोई समस्या है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि पुलिस की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। मिश्र जी, आपसे यही मेरा सवाल रहेगा। जानते हैं हम कि आखिर क्या भूमिका होती है पुलिस की? अगर हम समाज को देखें, न सिर्फ अभी बल्कि अनादिकाल से, जब से एक समाज ने संगठित रूप लिया, हम देखेंगे कि एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को एक हमेशा मजबूत तंत्र के रूप में देखा गया है। चाहे आप मौर्य काल देख लें, चाहे गुप्त काल देख लें, चाहे मध्यकाल देख लें, चाहे भी इसलिए ब्रिटिश काल में भी इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो वर्तमान आईपीसी सीआरपीसी का जो आप देख रहे हैं, उसमें संशोधन उस करके नए तरीकों से उसे ढाला गया। और लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पुलिस की भूमिका को बदलने की कोशिश की गई, और इसकी सबसे बड़ा पहचान है कि जब जो इंपीरियल पुलिस पहले हुआ करती थी 1945 में, इंपीरियल पुलिस जो आईपी कहते थे, उसको बदलते हुए 1945 में उसमें दो चीज़ें जोड़ी गई। इंपीरियल शब्द में हटा करके वहाँ इंडियन लाया गया, और दूसरा उसमें सर्विस शब्द पहले नहीं होता था, सर्विस जोड़ा गया। जो इंडियन पुलिस सर्विस आप देखते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका भारतीयकरण हुआ, और दूसरा सर्विस की, सेवा की भावना के साथ इसका गठन हुआ। जहाँ तक समाज की प्राथमिकताओं के संदर्भ में इस सवाल का संदर्भ है, तो उसमें हम देखेंगे तो एक बेहतर कानून व्यवस्था, एक बेहतर ढंग से कानून का राज स्थापित करना, एक ऐसा समाज जिसमें आम व्यक्ति जिस कानून में आस्था रखता हो, एक बड़ी आस्था के साथ पुलिस को अपना सहृदय मित्र समझे, कानून में उसकी आस्था बलवती हो, और जो असामाजिक तत्व हो पुलिस को हमेशा एक दुर्गम चुनौती समझे। पुलिस के सामने निश्चित तौर पर एक व्यवस्था को अगर न मानते हो तो उनके हृदय में एक भय पैदा हो, इस तरह की एक निश्चित तौर पे पुलिस की भूमिका रही है। लेकिन आधुनिक संदर्भों में देखेंगे तो धीरे धीरे पुलिस की भूमिका बृहत्तर होती जा रही है, बड़े संदर्भों में, बड़े फलकों पर धीरे धीरे और विस्तार ले रही है। जैसे कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस ने बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज शुरू की हैं, ऐसे भूमिकाओं में अपनी भूमिका को रेखांकित किया है जो शायद हो सकता है प्राइमा फेसी न हो। जैसे कोरोना का काल आप देख ले, कोरोना के काल में पुलिस ने अपनी भूमिका से अलग हटकर लोगों को हॉस्पिटल्स पहुंचाने से लेकर दवाएं ले जाने से लेकर के उनकी अलग अलग भूमिकाओं में उनकी मदद की। हाल के दिनों में जो बुजुर्गों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जो डिप्रेस्ड पीपल्स के लिए हैं, जो अलग अलग समाज के, जो हमारे कई ऐसे समाज के वर्ग हैं, हमारे मित्र हैं, जो कि किसी ने मामले में कहीं कुछ परेशान हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ विचलित हैं, पुलिस ने अपनी जो कानूनी परिधि से बृहत्तर जाकर सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उन भूमिकाओं को भी निभाया है। जी बिल्कुल। तो ये पुलिस की एक भूमिका जो है लगातार बढ़ी है। तो बड़ा प्राथमिक भूमिका एक कानून की राज स्थापित, पूरी तरह से कानून को दृढ़ता से स्थापित करना, एक आम नागरिकों के मन में कानून का सम्मान पैदा करना, अपराधियों में एक भय पैदा करना कानून का, और एक साथ ही साथ इसके सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में ऐसे उन कार्यक्रमों को, उन चीज़ों को विस्तार देना जिससे आम व्यक्ति अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे। यही पुलिस का उद्देश्य। बिल्कुल। दर्शकों, तो आज हम बात कर रहे हैं समाज में फैली नशे की समस्या के बारे में। अगर कोई नशा कर रहा है तो हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसे भी तमाम प्रश्न आपके मन में होंगे और आप उन्हें हम तक पहुँचाइए, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हैं डॉक्टर हेमलता वर्मा जी, जो कि सह प्राध्यापक हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश से। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि नशीले पदार्थों में आता क्या क्या है जिसका एडिक्शन हो सकता है।
यदि हम नशीले पदार्थों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग करके व्यक्ति अपने शारीरिक नुकसान को पहुंचाता है, जैसे कि अल्कोहल और तंबाकू बहुत कॉमन नशीले पदार्थ हैं। इसके अलावा प्रमुखतः दवाइयाँ होती हैं जिनको कि मरीज खुद से खरीदते हैं, खाते हैं और आदतन उनको लेना शुरू कर देते हैं। सो नशीले पदार्थ ना सिर्फ ही शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में सामाजिक नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि जब एक बार मरीज नशे पर डिपेंडेंट हो जाता है तो उसके साथ में वो सोशल अन्य गतिविधियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जी, अब समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नशे की लत लग गई है और ऐसे में वो बहुत प्रयास करता है कि इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, तो ऐसे में पुलिस की आखिर भूमिका क्या होती है? मिश्र जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो लोग नशा करते हैं, जिन्हें लत लगी हुई है, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है? पुलिस का एक मजबूत तंत्र है जो इन पूरी समस्याओं पर काम करता है। अगर समाज में हम अपराधों का प्रोफाइल देखें, अपराधियों का प्रोफाइल देखें, तो हम देखेंगे कि लगभग 18 से 25 वर्ष के ऐसे युवा जो कि अधिकांश सनसनीखेज मामलों में शामिल होते हैं, उसमें से खासतौर पे चैन स्नैचिंग, लूट जैसी जो वारदातें हैं जो कि आम व्यक्ति में भय पैदा करती हैं, वैसे मामलों में, अधिकांश मामलों में जहर से मुख्य तौर पे, खास तौर पे जो नशे से जुड़े हुए जो युवा हैं या जिनमें नशे की प्रवृत्ति हो, वो प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे देश में इस तरह का एक ट्रेंड हम देख सकते हैं जी। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है कि युवाओं को इस प्रवृत्ति से कैसे हम बाहर रखें। इसमें उनके कई बार इस तरह के चंगुल में, इस तरह का एक पूरा जो नेटवर्क है उसमें बच्चे कई बार स्कूल कॉलेजेस से उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें भूमिका साथ साथ बच्चों के तो अलर्ट रखना ही चाहिए। हमें लगातार स्कूल कॉलेज में जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो हमें उनके प्रति सजग रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ परिजनों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और स्कूल की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जी। इसमें खासतौर पे पुलिस ने आजकल एक अंकुश अभियान चलाया है, जिसमें उस हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि अगर कहीं उनके क्षेत्र में इस तरह की कोई सूचना आती है, किसी भी तरह के ड्रग्स की कोई जानकारी आती है, तो उस पर दें। और पुलिस ने लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ की भी हैं, क्योंकि ऐसे गैंग्स, ऐसे गिरोह शुरू में तो बच्चों को निःशुल्क इस तरह से उपलब्ध कराते हैं कि वो उनके चंगुल में एक बार आ जाए, और एक बार उनके अगर दुष्चक्र में बच्चा फंस गया तो फिर उसको बुरी तरह से शोषण शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में कई बार व्यक्ति इस हद तक उसका स्वयं पर नियंत्रण कम हो जाता है कि बड़े संगीन मामलों को करने लगता है, और खासतौर पर इस सारे मामलों के पीछे अगर हम देखेंगे तो ड्रग्स की प्रवृत्ति मूल में होती है। तो इस तरह से खासतौर पर युवाओं को प्रभावित करने के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बड़े शहरों में जिस तरह की इसकी प्रवृत्ति बढ़ी है, उसको देखते हुए हमारा जो क्राइम ब्रांच है उसमें विशेष तौर पे एंटी ड्रग सेल एक विशेष तौर पे बनाई गई है। क्राइम ब्रांच आखिर क्या कुछ करता है ये तो हम जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो नशों में समाज में जो नशा की लतें बढ़ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जो समाज के लोग हैं या घर वाले हैं, उनको किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए, अपने हिसाब से लोगों को समझाना चाहिए जिससे ये दूर रहे? जी मिश्र जी, यह अगर हम नशे की बात करें तो नशा पूरी तरह से बच्चे को या जो हमारा युवा होता है उसको न सिर्फ शारीरिक रूप से खोखला करता है बल्कि मानसिक रूप से अवसाद में ढकेल देता है। इसलिए माँ बाप की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि उस बच्चे को अपने भरोसे में रखें, उसको कॉन्फिडेंस में रखें, उसकी समस्याओं को समझें और उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उसको लगे कि पहले से ही वो कमज़ोर और बिखरा हुआ होता है और ज़्यादा वो अवसाद में चला जाए। तो हमें एक अगर ज़रूरत हो तो हमें डॉक्टर के पास अच्छे हम काउंसलिंग कराएं। अगर हमारे बहुत सारे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उसमें ले आ सकते हैं, और अगर घर पर प्रारंभिक स्तर हो तो हम बच्चों को खासतौर पर उनसे संवाद जारी रखें। कई बार होता है कि अवसाद जैसी समस्याओं को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याएं, बुखार, खांसी जैसी समस्याओं पर तो हम तत्काल डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब बड़ी से बड़ी अवसाद जैसी समस्या आती है तो उसको हम लोग बड़ी हल्के में लेते हैं, उसमें नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण एक घटना कई बार भयावह रूप ले लेती है। इसलिए जब हमें लगने लगे कि बच्चा, हमारा परिजन, हमारे रिलेटिव लोगों से बातचीत करने से कम कतराने लगे, कटने लगे, बहुत ज़्यादा एकाकीपन महसूस करने लगे, बहुत ज़्यादा अकेले में रहने लगे, कमरे में बंद करके अंधेरे में रहने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, और हमें उसे उस मनस्थिति से बाहर निकालना चाहिए। ये मनस्थिति के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा कारण है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो व्यक्ति को झकझोर डालता है और तोड़ डालता है, वह नशा है। और अगर इन लक्षणों को हम देखें तो तत्काल न सिर्फ परिजनों को बल्कि
घर के लोगों को, रिश्तेदारों को, मित्रों जी। को अगर ऐसी बात आती है तो संज्ञान में लेकर के तत्काल उसका इलाज शुरू। बिल्कुल, तो ये तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें मिश्र जी ने बता दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही हम जानते हैं डॉक्टर हेमलता वर्मा से भी कि अगर हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसमें अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता लगता है कि नशे का शिकार है वो व्यक्ति? प्रारंभिक रूप में तो नशे के शिकार व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी नशे पर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है तो उसके व्यवहार चेंज होता जाता है। जैसा कि सर ने बोला कि वो अकेला रहना पसंद करता है, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है, फैमिली से इंटरेक्शन कम कर देता है और सडनली उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं फाइनेंशियली, क्योंकि उसे नशा करने के लिए दवाइयों को ख़रीदना पड़ता है, जो कि उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और धीरे धीरे वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये प्रमुख लक्षण हैं जिनको हम प्रारंभिक अवस्था में नोटिस कर सकते हैं। जी, श्री हरि नारायण चारी मिश्र जी के लिए एक सवाल हमारे पास आ रहा है। विपिन जी सागर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे दो सवाल में पहला सवाल ये था कि जब तंबाकू या धूम्रपान की बात चलती है तो कहा जाता है कि कैंसर होने का डर रहता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां धूम्रपान से हो सकती हैं। और दूसरा सवाल ये था कि जो धूम्रपान के लिए अलग अलग तरीके के विज्ञापन आते हैं जिससे कहा जाता है कि इसका सेवन करेंगे तो नशा छूट जाएगा, तो क्या जिन विज्ञापनों पर भरोसा करके हमें दवाइयाँ खरीदनी चाहिए या नहीं, यही जानना था। थैंक यू जी, डॉक्टर हेमलता और मिश्र जी सबसे पहले तो आपसे जानेंगे। जी, सबसे पहले कि हमें जानना होगा कि न सिर्फ सिगरेट और धूम्रपान बल्कि जो ई सिगरेट की बात की जाती है कई बार विज्ञापनों में कि ई सिगरेट भ्रामक नहीं है, बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, ये बात भी गलत है। ई सिगरेट भी उससे ज़्यादा घातक है। जहाँ तक सिगरेट की बात है, हम जानते हैं कि उसमें निकोटीन होता है और सिर्फ कैंसर की ही बात नहीं, प्रारंभिक तौर पर देखें कैंसर सीधे नहीं होता है, उसके पहले के कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि शुरू में डिप्रेशन की मैंने बात बताई, इंसोमेनिया हो जाती है, अनिद्रा हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, कई बार फेफड़ों में कई तरह की समस्याएं उसमें सामने आती हैं। जी। व्यक्ति जब अवसाद में जाता है तो हमेशा विचलित रहने लगता है। तो ये सब समस्याएं तो पहले दिन से उसको धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। कैंसर जो है एक बहुत आगे की एडवांस स्थिति होती है और ऐसा नहीं कि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई अगर 100वें चोट पर, अगर कोई हथौड़े के 100वें चोट पर अगर कोई रॉड टूटता है, अगर कोई लोहा टूटता है, तो हम उसको इस रूप में ना देखें कि 100वें चोट ने तोड़ा, उसको 100 चोटों ने तोड़ा, हर एक चोट से वो लोहा टूट रहा है। इसी तरह व्यक्ति अगर कैंसर पे स्थिति में पहुंच रहा है तो ऐसा नहीं कि वो तत्काल किसी एक खास दिन अगले दिन वो कैंसर से पीड़ित हो गया, बल्कि वो पहले दिन से ही कोई ना कोई समस्या उसे प्रभावित करती रही। इसलिए हमें बड़ा गंभीरता से इस पूरी समस्या को लेना चाहिए और खास तौर पे हम जानते हैं कि जिस तरह के समस्याएं आ रही है, खासतौर पर निकोटीन और उससे जुड़ी तंबाकू के विज्ञापनों से और तंबाकू के उत्पादों को लेकर के, तो हमें बच्चों को सतर्क रखना चाहिए, अपने परिजनों को, और खुद भी हमें इस तरह के उत्पादों के सेवन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो नशा की जो लत होती है उससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या फिर हमारे पास आज पुलिस कमिश्नर आए हुए हैं, उनसे अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए नंबर आपको कार्यक्रम के दौरान दिखाए जाते रहेंगे, वो आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर हेमलता वर्मा से भी हम जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो जैसा कि सवाल भी था, तो ऐसे में क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति किस प्रकार का नशा कर रहा है। जैसे कि वो तंबाकू का नशा कर रहा है, अल्कोहल का नशा कर रहा है, मॉर्फिन का नशा कर रहा है जी। तो इनके सिम्टम अलग होंगे और इनके परिणाम भी अलग अलग होंगे। जैसे कि हमने तंबाकू की बात की, यदि वो स्मोकिंग से कर रहा है तो उसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उसे सांस लेने में परेशानी होगी, धीरे धीरे इतना कंप्रोमाइज हो जाएंगे उसके लंग्स की, वो चलने में भी उसको सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से यदि वो मॉर्फिन ले रहा है तो मॉर्फिन में उसको डिपेंडेंस हो जाएगी। यदि वो मॉर्फिन नहीं लेगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिनको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। तो यदि नशे की लत एक बार शुरू हो जाती है तो व्यक्ति को नशे को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रारंभ से ही हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति को नशे की लत में गिरफ्त ना हो पाए। बिल्कुल, इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया है आप सभी को, पुलिस कमिश्नर भोपाल मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम यही जानते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस उनके पास आते हैं, ऐसे में कमिश्नर की क्या भूमिका होती है, कैसे वो निवारण करते हैं इन चीज़ों का? मुख्य तौर पर चाहे आप पुलिस अधीक्षक के रूप में हो या पुलिस आयुक्त के रूप में हो
दोनों मामलों में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है शहर में अमन चैन कानून व्यवस्था बेहतर रहे, अपराधों की रोकथाम हो, और अगर कहीं अपराध हो जाते हैं तो तत्काल जितनी गत्यात्मकता से, कितनी प्रतिबद्धता से, कितनी शीघ्रता से पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच कर उन्हें अब कानून की गिरफ्त में लेती है। तो ये पुलिस की प्राथमिकताएं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसके साथ साथ बहुत सारी जो अलग प्राथमिकताएं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मुक्त ड्रग्स की आपने बात की, ड्रग्स पर नियंत्रण, जो अवैध हथियार होते हैं उन पे खासतौर पर नियंत्रण, शहर में खासतौर पर जो चैन स्नैचिंग, लूट जैसे जो प्रॉपर्टी ऑफेंस होते हैं उन पर खासतौर पर पुलिस की कड़ी निगाह रहे, उस पर कड़ा नियंत्रण रहे। साथ ही साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको पुलिस किस तरह कन्विक्शन के स्तर पर पहुंचाए, किस तरह उसमें दोष सिद्धि हो, आरोपियों को अस्थायी सजा कैसे मिले, इस तरह से इन सारे मामलों को लेकर के पुलिस काम करती है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि हमारे देश में पर्व त्योहारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, हर कुछ दिन बाद कोई बड़ा आयोजन होता है, तो उनको लेकर के भी जो व्यापक योजना बना करके उन्हें विस्तार से उसका प्लानिंग करना, पर्व त्योहारों को सुनियोजित ढंग से मनाना, उसके लिए लोगों में एक आपसी तालमेल के साथ व्यवस्था को बनाए रखना, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भी पुलिस लगातार सक्रिय रहती है, लगातार सचेत रहती है। तो पुलिस कई चौतरफा मोर्चों पर काम करती है। आपको पता होगा कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं या फिर आयोजन होते हैं या जो मिशंस होते हैं, खासतौर पे यूनाइटेड नेशंस के, उसमें बाकी देशों के मुकाबले जो भारत से जो पुलिस के जो अधिकारी जाते हैं, चाहे किसी भी रैंक में जाएं, उनको सबसे ज़्यादा योग्य पुलिस अधिकारी के रूप में माना जाता है। शायद इसलिए कि यहाँ पर चुनौतियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शुरू से ही आपको चौतरफा चुनौतियाँ एक तरह से मल्टीटास्किंग के रूप में देखना होता है, तो इसलिए यहाँ के अधिकारियों को ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बहरहाल इन सारे चीज़ों के साथ साथ पुलिस कई बार प्रोएक्टिव, जैसे कि हम जानते हैं कि रक्षा समितियाँ अलग अलग शहरों में होती हैं, कई जगह हम लोगों ने डिप्रेस्ड पर्सनस के लिए संजीवनी जैसे हेल्पलाइन शुरू की हैं, कई जगह बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन है। तो इनका उद्देश्य है कि समाज के हर तबके को जो कि सुरक्षा से कहीं ना कहीं जुड़ा है, जिसकी सुरक्षा का प्रभावित होना समाज के लिए खतरे की घंटी है, उस सबको देखते हुए पुलिस में बेहतर संवेदनशीलता से उसको, और पुलिस कैसे नायक की भूमिका भी निभाती है ये भी हम जानेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर राजे, मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे, कमिश्नर साहब से और मैडम से जी, कोई भी इंसान नशे की ओर अट्रैक्ट क्यों होता है? सभी लोग तो अट्रैक्ट नहीं होते, उसका फिजियोलॉजिकली उसमें क्या होता है ऐसा जो उसको अट्रैक्ट करता है? एक तो ये है। दूसरा ये है कि कितने अटेम्प्ट नशा करने के बाद कोई भी इंसान नशे का आदी हो जाता है? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, और वो कौन सा अटेम्प्ट है जहां पर उसको नशे से रिवर्ट इजीली किया जा सकता है, और कितने अटेम्प्ट के बाद वो रिवर्ट नहीं हो सकता है? ये बताइए थोड़ा सा प्लीज। समाज वाला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, इसका उत्तर। आपने पूछा पहले कि व्यक्ति को क्यों ऐसा लगता है। देखिए, इसका मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि क्यों ऐसा लगता है, आखिर इसका एक कुछ स्नाविक प्रभाव होता है। दूसरा, जो अलग अलग नशे होते हैं, नशे कई तरीके के होते हैं, जो कृत्रिम होते हैं, जो बहुत सारे पौधों से प्राप्त होते हैं, जो बहुत सारे जो अलग अलग केमिकल से बनते हैं। आजकल MDMA जैसे बहुत सारे ड्रग्स जो आ गए हैं जो केमिकल से बन रहे हैं। तो सबके प्रभाव करने की जो प्रकृति है वो अलग अलग तरीके की होती है। बहरहाल इसमें सभी भी नशे का यह एक बेसिक लाइन है कि वो हमारे स्नायु तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति सामान्य तौर पे कई बार कई समस्याओं से घिरता है, कई बार चिंताओं से घिरता है, कई बार उसे अलग अलग तरह की चुनौतियां रहती हैं, उलझा रहता है। लेकिन जब वो नशे से करता है तो सारी दुनिया से हट करके एक आभासी मायावी दुनिया में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब सारी दुनियाओं से बिल्कुल चिंताओं से मुक्त होकर के वो बड़े ही एक आभासी मंडल में रहने लगता है, एक ऐसी मायावी दुनिया में जहाँ पर लगता है कि उसे बहुत सारी प्रसन्नताएं, एक आभासी प्रसन्नता है। तो व्यक्ति को जब इस बार एक चीज़ों की लत लग जाती है और उसके बाद जब उससे हट करके जब सामान्य स्थिति में आता है तो पहले से ज़्यादा झुंझलाया हुआ, पहले से ज़्यादा अवसादग्रस्त, पहले से ज़्यादा तनावग्रस्त दिखता है। फिर अब उसे लगता है कि शायद अब उसको राहत उसी मनस्थिति में जाकर के मिलेगी, इसलिए वो बार बार हैबिचुअल होने लगता है और कोशिश करता है कि उसी मनस्थिति में रहे। इस दौरान बहुत सारे उसके स्नायुविक परिवर्तन होते हैं, उसका नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके कारण व्यक्ति कई बार और ज़्यादा कमज़ोर भी होता जाता है और इसकी लत जो है बढ़ती जाती है। कई बार अगर उसको न मिले समय पर नशे तो उसके शरीर में ऐंठन आने लगती है, कई बार उल्टियाँ होने लगती हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा अवसाद में चला जाता है। तो ये सब एक दुष्चक्र का अलग अलग हिस्से हैं और अलग अलग उसके सोपान हैं। लेकिन जहाँ तक उसे कई बार करने की बात है तो हर नशे की अलग अलग डोज हैं,
हर नशा को लेने की अलग अलग प्रवृत्ति है और व्यक्ति कितना संवेदनशील है। कई बार हम जैसे हमने बताया कि बहुत सारे पौधों से बनते हैं, अलग अलग पौधों के भी अलग अलग फॉर्म में हैं, जैसे कि आपको ओपियम के जो बहुत सारे जो उसके प्रकृति के जो नशे होते हैं, या फिर जो केमिकल्स अलग अलग हैं। तो इनसे प्रभावित होने को हमें देखना होगा कि किस भाग को प्रभावित कर रहे हैं, व्यक्ति कितना मजबूत है, और उसके आधार पर डोज कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यह तय है कि इसका परिणाम अंत गहरा अवसाद होता है और यह सभी तरह के नशे का अंतिम परिणाम। जी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 की बात करें तो भारत में, अगर विश्व में देखा जाए तो पूरे भारत में चौथे नंबर का स्थान है। ओपियम को सीज किया गया 2020 में यहाँ पे, और यही अगर 3 स्थान की अगर हम बात करें तो वो मॉर्फिन को सीज किया गया। इतनी सारी क्वांटिटी रहती है, कहीं ना कहीं इस पे जो कंज है हमें लगाना पड़ेगा तो उसके लिए। लेकिन अभी जैसा कि सवाल था हमारा, उस पे भी हम जाने लेते हैं। अगर डोजेस की बात करें तो अगर किसी ने बस एक ही बार उसको दिया, किसी दोस्त ने किसी व्यक्ति को, कि थोड़ा इसे टेस्ट करके देखो, तो क्या इसकी लत लग जाएगी जो नशीला पदार्थ है? डॉक्टर हेमलता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जैसे सर ने बोला है कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह का नशा लिया जा रहा है। यदि उदाहरण के लिए मैं अल्कोहल की बात करूं तो यदि 2 व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, एक व्यक्ति कई लंबे समय तक सेवन करता रहता है, उसे लत नहीं लगती है, और एक व्यक्ति में कुछ दिनों में ही लत लग जाती है, तो ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं अनुवांशिक रूप से भी संबंधित है। तो कई बार फैमिली हिस्ट्री में भी इस तरह से देखा जाता है कि पूरी फैमिली अल्कोहलिक है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि यदि मैं डॉक्टर होने के नाते बात करूं तो जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं, नशीले पदार्थ लेते हैं, ये हमारे ब्लड में जाके काम करते हैं और फिर जाके हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके काम करते हैं। जब एक बार ये हमारे खून में पहुंच जाते हैं और ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो एक अपना काम करना वो शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे उनका स्तर कम होता है तो उनका काम खत्म हो जाता है, और उनका मुख्य कार्य होता है कि जिस व्यक्ति ने दवाइयों को लिया है उसको अच्छा महसूस करवाना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बिल्कुल, इसके बारे में हम विस्तार से आपसे पूरा जानेंगे कि आखिर क्या कुछ रहता है मेडिकली, ये तो हम जानेंगे। लेकिन मैंने नायक की भूमिका वाली बात की थी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है पुलिस को एज अ हीरो, रियल लाइफ में भी वो हीरो होती है। और अगर आप सभी जानते हैं पुलिस कमिश्नर भोपाल मध्य प्रदेश हरिनारायणचारी मिश्र जी को, तो उन्होंने भी बहुत ऐसे काम, बहुत बदलाव किए हैं। दूरदर्शन का जनसंवाद जो कार्यक्रम है वो दूसरे चैनल्स ने अपनाया था, ऐसे ही इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं जो कि दूसरे लोगों ने अपनाए हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हेमराज जी, उनका सवाल हम लेते हैं। नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हैं। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मैं हेमराज बपुरिया। नमस्कार सर, आपको भी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो नशा करता है जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं, तो उनके लिए कोई कॉल सेंटर है जहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सके या उनको गाइड कर सके, जिससे कि उनको नशे से मुक्ति मिल सके? जी, पुलिस किस प्रकार से सहायता करती है जो बच्चे नशे का सेवन करते हैं? इसमें जितने भी हमारे जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें सभी में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं। हम डी एडिक्शन सेंटर्स में उसमें जा सकते हैं और उसमें एक निर्धारित समय तक हमें उसका इलाज लेना पड़ता है। जो हमारे मनोचिकित्सक होते हैं, इसमें 2 स्तरों पर इलाज है। पहले प्रारंभिक स्तर पर मनोचिकित्सक के स्तर पर हम ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर है तो फिर हमें वहाँ पे इस तरह के जो डी एडिक्शन सेंटर्स उसमें भर्ती भी कराना पड़ता है। तो हम ऐसे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें बड़ी प्राथमिकता पर किया गया है। इवन इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में कई जो जेल्स हैं, जो फेंटल जेल्स हैं, उनमें भी इस तरह के सेंटर्स खोले गए हैं कि डी एडिक्शन सेंटर्स, खासतौर पे जबलपुर में काफी बड़ा सेंटर है इस तरह का। जी, इसका हेल्पलाइन नंबर भी अगर हम बात करें तो वो भी हम जानना चाहेंगे। इसमें बड़े स्तर पर इसमें हम ये ले सकते हैं, और वहाँ अगर हम भर्ती कराते हैं तो सरकारी सुविधा के आधार पर, सरकारी सुविधा से उसका हम इलाज संभव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें 1446 ये नंबर है डी एडिक्शन सेंटर का। अगर आपको कभी भी लगता है कोई आपकी जान पहचान में जैसे नशे की लत लग गई है तो उसके लिए आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पर और भी नंबर दिखाए जाएंगे, तो प्लीज़ अपनी नज़र रखिएगा और जो भी नंबर दिखाए जा रहे हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो नायक की भूमिका की बात चल रही है, क्या कुछ बदलाव किए हैं वो दुनिया को पता चलने चाहिए, हरिनारायणचारी मिश्र जी? खास तौर पे पुलिस ने दोनों स्तरों पर बेहतर काम किया है। दोनों स्तरों पर जैसे कि अगर कहें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे प्रयोग हुए हैं जो कई दूसरे राज्यों में भी अपनाए गए हैं। जैसे कि खासतौर पर अपराधियों के जो बड़े अपराधी हैं, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, या ऐसे अपराध उन्होंने घटित किए जिससे पूरा समाज हिल गया, तो ऐसे लोगों की
जो वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ जो वैधानिक हम कानूनी कार्रवाई करते हैं आईपीसी के अंतर्गत, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बड़े स्तर पर उनके जो अवैध संपत्तियां हैं बाकी विभागों के सहयोग से उसको भी वैधानिक दायरे में ध्वस्त किया गया है। जी। ये मध्य प्रदेश में ही ये शुरुआत हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और खास तौर पे अगर हम देखें तो जितने भी जो बड़े अपराधी हैं उन अपराधियों के खास तौर पे जो अवैध निर्माण है उनको फोकस करके नगर निगम और जो मुख्य तौर पे प्रशासनिक विभाग है उनके सहयोग से पुलिस ने उन्हें ध्वस्त किया था और उसका एक बड़ा सकारात्मक और गहरा असर रहा। बाद में आपने देखा होगा कि कई दूसरे राज्यों में भी दूसरे प्रदेशों में भी इस पद्धति को अपनाया गया और इसको अपराध को उन्मूलन की दिशा में ये बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ अपने कई जिलों में खासतौर पे ड्रग एडिक्शन के जो जिक्र किया, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो संजीवनी जैसी हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। संजीवनी जो है खास तौर पे जो अवसाद में जुड़े हुए, अवसाद में घिरे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी मदद करती है और यह अवसाद कई कारणों से हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे युवाओं में बढ़ते दबाव के कारण कई बार आत्महत्या की प्रवृत्ति काफी बढ़ी है। अगर एक दो दिनों से अखबारों में अगर हम देखें तो लगातार हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कोटा जैसे शहर कई बार इस तरह के सुसाइड की राजधानी के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो उस चुनौती से कैसे निपटें, उस अवसाद की मनस्थिति से कैसे बाहर निकलें, इसके लिए भी पुलिस ने काम किया है और अपने जो कंट्रोल रूम में यहाँ पर जाकर के कोई भी शिकायत करे तो पुलिस उसको उस परिस्थिति से निकालने के लिए काउंसलिंग उसमें कराती है। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर हेमलता वर्मा जी, जो कि सह प्राध्यापक हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। तो हम जानते हैं नशे से संबंधित आखिर आता किस किस के थ्रू नशा किया जा सकता है, क्या ऐसे आइटम्स होते हैं डॉक्टर हेमलता? नशे, जो लोग नशे के आदी होते हैं विभिन्न प्रकार से नशे का उपयोग कर सकते हैं। पहला स्टार्टिंग में तो वो जब उनके पास पैसे होते हैं तो ऐसे मॉर्फिन या कैनाबिस टाइप के नशे का उपयोग करते हैं। जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं तो जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स प्रोडक्ट होते हैं उनका भी वो उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कैरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, नेल पॉलिश रिमूवर है, थिनर है। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी उनको हाई फील कराते हैं, उन्हें कंफर्टेबल लगता है और इन प्रोडक्ट को वो एज ए नशे में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जी मिश्र जी, क्या लगता है आपको, जो लोग एडिक्टेड होते हैं, ड्रग एडिक्टेड, तो उन्हें कुछ ऐसा रहता है कि क्राइम रेट उनके थ्रू ज़्यादा बढ़ जाती है, अपराध ज़्यादा करते हैं वो? अगर हम देखें तो जो सनसनीखेज ऐसे मामले जो पूरे शहर में, किसी भी शहर में सनसनी पैदा कर देते हैं, अगर ऐसे मामलों की तह में जाएं तो अधिकांश मामले, एक तो एज प्रोफाइल सब में लगभग 18 से 25 साल के आसपास की होती है और उसमें से 90% से ज़्यादा गंभीर नशे के आदी होते हैं। और नशे में जो इतनी गंभीर घटनाएं होती हैं, नशे की स्थिति में जब वो घटनाओं को करते हैं तो शायद उन्हें इस बात का आभास भी नहीं होता कि कितनी गंभीर वारदात वो कर रहे हैं, जो शायद व्यक्ति समान मनस्थिति में वैसा नहीं कर सकता। इसलिए नशा जो है व्यक्ति को पूरी तरीके से चेतना शून्य कर देता है और किसी भी तरह की आक्रामकता और क्रूरता की हद को पार कर जाता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम नशे को नियंत्रित करें। पुलिस ने इस गंभीरता को देखते हुए लगातार इसमें अभियान भी चलाया है, बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत सारे एनजीओज की भी मदद ली है, हेल्पलाइन शुरू की है, ऑपरेशन अंकुश चलाया है और बीच में पुलिस ने बड़े अभियान चलाए हैं। खासतौर पर आपने देखा होगा अभी एक गुंडा अभियान चलाया गया था जिसमें 600 से ज़्यादा वारंटियों को पुलिस ने 10 घंटे के अंदर पकड़ा था। इसी तरह पुलिस बीच में बड़े अभियान चलाकर नशे के खिलाफ लगातार प्रहार कर रही है। इसमें पुलिस से जरूर ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मोहल्लों से, गाँव से, हमारे छोटे छोटे जो ऐसे कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर इस तरह की शिकायतें हैं, लोग हमें सूचना दें और उन सूचनाओं के आधार पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करें। बहरहाल क्राइम ब्रांच के साथ साथ लगातार सभी थानों की टीमें इसमें प्रयास कर रही हैं और शिकायत इसमें जिस तरीके की भी आ रही है पुलिस उसको गंभीरता से उस पर अमल कर रही है। कोशिश ये है कि हमारा युवा पीढ़ी इस नशे के दुष्चक्र से बाहर निकले और उसके जो कार्रवाई हो रही है उसे हम सघनतम स्तर पर। जी, आप पुलिस कमिश्नर हैं तो आपसे मेरा महिलाओं से संबंधित भी एक सवाल है कि उन पे जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ अगर वो कुछ कार्रवाई करना चाहती हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहती हैं, तो ऐसे में अगर FIR करने से मना कर दिया जाए तो क्या होता है? वो तत्काल एक तो यहाँ पे महिला थाना अलग से तय है जिसमें पूरे जिले का उसका प्रभार क्षेत्र है, पूरे कमिश्नरेट सिस्टम के लिए प्रभावी है, एवं थाने में करते हैं। और उसके अलावा सभी जगह 3-4 स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। जैसे अगर थानों में सुनवाई नहीं हो रही है तो ACP के पास जा सकते हैं या फिर एडिशनल CP के पास जा सकते हैं या फिर DCP के पास जा सकते हैं या फिर हमारे कार्यालय कमिश्नर कार्यालय में आ सकते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत आती है तो ऐसे मामलों में ऐसा नहीं कि जहाँ अगर नहीं हो रही है तो वही अंतिम हमारी कड़ी है, हम उस बात को रख सकते हैं। और ऐसे में अगर घटना
गंभीर घटना को कार्रवाई नहीं की गई तो इसमें कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाती है, ताकि वो उस मामले को गंभीरता को अगर नहीं समझ पाया तो उसे भी इसके लिए सजा मिलती है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के बहुत ही संजीदगी से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जी, साथ ही साथ क्योंकि ये आम दिनचर्या से संबंधित सवाल है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह भी हमने मनाया, तो ऐसे में क्या कुछ नए एडवांसमेंट किए गए हैं? सड़क सुरक्षा समिति में सड़क सुरक्षा के जो खास तौर पे जी, जो अभियान चल रहा स्पेशली है, जो कि दारू पी के चलाते हैं गाड़ी, उनके लिए इसमें क्या देखा किया जाए तो जाता है? सबसे ज़्यादा जो इसमें जो प्रभावित होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर पूरे भारत में प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, जी, जिसमें लगभग 3,80,000 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं, जिससे प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं। और किसी भी अन्य कारण से जाने वाले जो जाने जाती हैं, उससे ये संख्या ज़्यादा है। एक सामान्य जो सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि जितने भी किसी भी शहर में होमिसाइड्स होती हैं, यानी कि हत्याएं होती हैं, उससे लगभग 4 गुना से 6 गुना ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जानों को गंवा बैठते हैं। यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। और ख़ासतौर पर देखा गया तो इसमें शहर के जो बाहर के जो इलाके हैं, जो बाईपास होते हैं, उसमें बड़ी संख्या में जो युवा जो हैं इस मुख्य पे स्पीड ड्राइविंग के कारण, खासतौर पे ओवर स्पीडिंग के कारण इस तरह के हादसों को कर बैठते हैं। कई बार मुख्य तौर पे ईयरपॉड और खासतौर पे जो ईयरफोन लगा करके बच्चे चलाते हैं, उन्हें आसपास की परिस्थिति से वो कट जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। वो भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव की जो समस्याएं आती हैं, वो भी बहुत आम भूमिका रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, हेलमेट ना पहनना हमें से पता है, लेकिन कई बार इन चीज़ों के बाद हम सफल हो जाते हैं, ऐसी घटनाओं को करते हैं और कुछ नहीं होता, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, तो कुछ क्यों नहीं होता है? जो नशे करके सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे में पुलिस कुछ उन पे कार्रवाई नहीं करती है, चेकिंग नहीं करती? कई जगह पुलिस नहीं रहती है। कई बार हो सकता है पुलिस की कार्रवाई से वो बच जाते हों, लेकिन यह कहा जाता है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें लम्हों ने खता की होती है और सदियां सजा पाती हैं। व्यक्ति 1 सेकंड की गलती से हमेशा के लिए उसका पूरा परिवार और जीवन तबाह होता है। तो हमें जरूरी नहीं कि पुलिस हर चौराहे पर खड़ी हो या हर मोड़ पर खड़ी हो और कार्रवाई ही करे। व्यक्ति को इसमें खुद भी इसके प्रति लेकर के जागरूक होना चाहिए और इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। बिल्कुल, ये कार्रवाई से बचने के लिए बिल्कुल हम हेलमेट ना पहने, या कार्रवाई से बचने के लिए हम ओवर स्पीडिंग से ना बचें। हम इस बात को कि उस बात की गंभीरता कितनी है, उस बात से हमें कितना नुकसान हो सकता है, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत क्यों नहीं इसका पालन करें। बिल्कुल, नागरिकों के जिम्मेदार क्यों करें। रहना चाहिए, इसके लिए भी हम आपसे संदेश लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों खास को? तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सड़क दुर्घटना की हम बात करें तो सड़क दुर्घटना इस देश की सबसे बड़ी वजह बन गई है कि इस तरह के मामलों में युवाओं की जान को गंवा बैठने के लिए। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सक्रिय रहना चाहिए और जो भी कारण बताए गए, खासतौर पे ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए, सड़क नियमों का हमें पालन करना चाहिए, हेलमेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। जी, पुलिस कमिश्नर होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? ये अपील करना चाहेंगे कि आप न सिर्फ इन बातों का पालन करें, बल्कि अपने हम लोग हाल के दिनों में सारे स्कूल कॉलेजेस में भी गए हैं, सारी जगहों पे जाकर के हमने बच्चों से भी बात की है। हम इन चीज़ों को न सिर्फ खुद पालन करें, बल्कि साथ साथ अपने आसपास के परिवेश, अपने परिजनों को भी, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हम इन चीज़ों को करें। साथ ही साथ दूसरे अपराधों से बचने के लिए हम लोग साइबर क्राइम से जुड़े हुए बड़े मुहिम चला रहे हैं लगातार। खासतौर पे बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए स्कूल कॉलेज में हम लोग अभियान चला रहे हैं। इन सारे उद्देश्यों, विशेष तरह के अभियानों का उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक करके, बड़ों को, खासतौर पे युवाओं को जागरूक करके इन अपराधों की जद से बाहर किया जाए, उन्हें सचेत किया जाए, और न सिर्फ वो खुद सचेत होकर खुद बचे, बल्कि आसपास के परिवेश को भी अपराध मुक्त होने में मदद। जी, तो पुलिस जो है वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन नागरिकों की भी भागीदारी इसमें होती है। श्री हरि नारायण चारी जी, पुलिस कमिश्नर भोपाल, हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी के साथ दर्शकों, अभी समय हो चला है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं ये ब्रेक और मिलते हैं आप सभी से इस ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हेलो डीडी कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर हेमलता वर्मा जी, जो कि सह प्राध्यापक हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश से। और हम बात कर रहे हैं समाज में नशे की समस्या के बारे में। तो अब नशे की समस्या है तो इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स पे खासतौर पर हमने देखा है कि जो पेरेंट्स रहते हैं अपने छोटे बच्चे को कुछ पिला देते हैं, वो ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, तो आखिर क्या होता है वो? इस संबंध में बताना चाहूँगी कि प्राय देखा गया है कि जो ट्रैफिक सिग्नल पर महिलाएं बच्चों को लेकर भीख मांग रही होती हैं और उनके बच्चे सो रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ओवर द काउंटर ड्रग हैं जिनको हम खरीदते हैं और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी दे सकते हैं। तो इन बच्चों को देखा गया है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक कंटेंट होता है कफ सिरप में, जो कि बच्चों को नींद दिलाने में मदद करता है। तो यदि इनको मॉर्फिन नहीं मिलता है, प्राय तो मॉर्फिन और उसके सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, यदि नहीं मिलता है बिकॉज ये महंगा होता है और आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, तो आजकल कफ सिरप का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है ताकि बच्चों को नींद आ जाए। बिल्कुल। तो कफ सिरप हो गई, इसके अलावा और कौन कौन से, जैसे आपने कैरोसिन बताया, पेट्रोलियम बताया, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर मिल जाती हैं आसानी से? आसानी से यदि हम ड्रग एडिक्शन की बात करें तो नशे के अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं जो एडिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। जैसे कि पेन किलर दवाइयां हुई, मरीज को साइकोलॉजिकली लगने लगता है, पहले तो वो दर्द के लिए उन दवाइयों को लेता है और यदि वो दवाइयों को बंद करता है तो उसे फिर से महसूस होता है कि उसे पेन हो रहा है, तो बिना पेन के भी वो कंसिस्टेंटली इन दवाइयों का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की दवाइयाँ जैसे कि जो मॉर्फिन के कंटेनर्स हैं जो कि दर्द के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी नशे की आदत को करा सकते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसमें सेल्फ मेडिकेशन भी आ गया कि अपने आप लोग दवाइयाँ खरीदते हैं और उसे खा लेते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न अगर आपके मन में भी है तो उन्हें आप अपने तक ना रखें, हम तक पहुंचाएं। हमारे नंबर नोट कर लीजिए 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो सेल्फ मेडिकेशन के बारे में भी हम जानते हैं कि आखिर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए खुद से दवाई। यदि हम सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो वैसे ये मरीजों की सुविधा के लिए हमारे देश में उपलब्ध है, लेकिन देखा जाता है कि मरीज जब एक बार खुद से दवाइयाँ खरीद कर खाना शुरू कर देता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो खुद से ही ठीक हो जाएगा। यदि हम चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्था की बात करें तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करती हैं। हम डॉक्टरों का कहना यही है कि यदि आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले अपने चिकित्सक से सलाह लें, उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयों को लिखवाएं, उसके बाद ही दवाइयों को खरीदें। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मरीज के पास समय नहीं है और वो चिकित्सक के पास नहीं जा पाता है, तो ओवर द काउंटर दवाइयां खरीद लेता है और उनका उपयोग करता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि जो सिम्टम है, जिस बीमारी के लिए उन्होंने दवाई ली है, यदि उसमें उनको आराम नहीं मिल रहा है तो उनके पास टाइम ना होते हुए टाइम निकालकर वो अपने चिकित्सक से सलाह ले, क्योंकि ये दवाइयाँ नुकसानदायक भी हो सकती हैं। जी, एक बहाना आमतौर पर लोगों के पास देखा जाता है वो ये है कि लाइफ में बहुत सारा टेंशन है, नींद नहीं आती है, इसलिए स्लीपिंग पिल्स खरीद लेते हैं। तो स्लीपिंग पिल्स के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। यदि मैं स्लीपिंग पिल्स की बात करूं तो वैसे तो हमारी चिकित्सा प्रणाली में स्लीपिंग पिल को ओवर द काउंटर या सेल्फ मेडिकेशन में नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन प्राय देखा जाता है कि एक बार यदि मरीज को नींद नहीं आ रही है तो अपने चिकित्सक से परामर्श लेता है और उसी प्रिस्क्रिप्शन से बार बार उन दवाइयों को खरीदता रहता है। जब वो बार बार उन दवाइयों को लेता है तो उनकी आदत पड़ जाती है और दवाइयाँ नहीं लेता है तो उसको ये महसूस होता है कि शायद उसे नींद नहीं आएगी और वो साइकोलॉजिकली उन चीज़ों पर निर्भर हो जाता है। तो मैं यहाँ एक सलाह देना चाहूँगी कि जो हमारे चिकित्सक हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पे कितने दिन के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं वो ज़रूर लिख दें या नीचे रिफिल को मेंशन करें कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है ये 15 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए है, 10 दिन के लिए है, और यदि मरीज को खुद को खरीद कर खाना है तो कितने दिन में रिपीट करना है। इससे ये होगा कि जब मरीज अपने फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास जाएगा तो उस पर्ची को देखते ही वो समझ जाएगा कि इस दवाई को पुनः नहीं देना है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ आपसे ये जानेंगे कि कोई गर्भवती महिला है, अगर वो उसे नशे की लत लगी हुई है, वो नशा करती है, तो ऐसे में क्या बच्चे पर भी असर पड़ता है, क्या असर साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? ये बिल्कुल सत्य है कि यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है और पहले से नशे का उपयोग कर रही है तो पहले तो उसे गर्भवती नहीं होना चाहिए। यदि वो गर्भवती हो जाती है तो उसको नशा छोड़ देना चाहिए। जो नशीली दवाइयाँ होती हैं इनका नेचर होता है कि ये बॉडी में
सारे शरीर में सर्कुलेट करती हैं और ये जहाँ गर्भावस्था में यूट्रस में भी जाकर वहाँ बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं और करती ही हैं। तो इस तरह के बच्चे कई बार जैसे मॉर्फिन यदि माता ले रही है तो वो बच्चा डिलीवर होता है, वो भी मॉर्फिन पर डिपेंडेंट होता है। जब वो माँ से अलग हो जाता है तो माँ से अलग होने की वजह से अब उसको मॉर्फिन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में रहता है तो उसे मॉर्फिन माँ से प्राप्त हो रही होती है। तो उस बच्चे में बर्थ के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं जो बच्चे के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। बिल्कुल। अगर ये एडिक्शन की बात करें तो कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाता है और कौन से ऐसे हैं जिनमें थोड़ा समय लगता है? जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ऐसी कोई समय निर्धारित नहीं है, ये तो पदार्थ की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। प्राय देखा गया है जो पदार्थ डायरेक्ट जाके ब्रेन में इफेक्ट करते हैं और डोपामिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, उनमें डिपेंडेंस बहुत जल्दी हो जाती है। और कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं कि कुछ लोगों में डिपेंडेंस जल्दी पैदा होती है। जी, तो इनका ट्रीटमेंट क्या अलग अलग होता है कि आप किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं उसके आधार पर हो? बिल्कुल, हर पदार्थ के लिए ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन जब हम सभी पदार्थों की बात करें तो इनके ट्रीटमेंट को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं, दूसरी हम फार्माकोथेरेपी की बात करते हैं। इन दोनों को जब हम सम्मिलित रूप से बात करते हैं तो डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। जब कोई भी मरीज अपनी इस तरह की शिकायत लेकर आता है या उसके परिवार वाले चिकित्सक से कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंट को साइकोथेरेपी देनी होती है, उसको समझाना होता है, उसका कॉन्फिडेंस गेन करना होता है और ये बताना होता है कि वो दवा नहीं छोड़ेगा तो क्या क्या समस्याएं उसके साथ हो सकती हैं। जी। मरीज ऑलरेडी डरा होता है कि यदि वो दवा छोड़ देगा तो उसके विड्रॉल सिम्टम आएंगे, तो इसके लिए फार्माकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी दोनों को मिलाकर हमें मरीज को ठीक करना होता है। क्या होते हैं ये विड्रॉवल सिम्टम्स? विड्रॉल सिम्टम का मतलब ये है कि जब कोई मरीज दवाइयों को लेना शुरू करता है तो उसके शरीर में वो दवाइयों का स्तर बना रहता है। यदि जब हम दवाइयाँ नहीं देते हैं तो उसके ब्लड में वो स्तर कम हो जाता है और जो काम वो दवाई कर रही होती है उसके उलट काम होना शुरू हो जाता है और मरीज को घबराहट होना, सांस लेने में परेशानी होना, यदि मॉर्फिन ले रहा है तो उसे दर्द महसूस होना, तो इस तरह के असर दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि मरीज झेल नहीं पाता है। इनको हम विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। जी, तो कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है कि जो कि सेल्फ मेडिकेशन लोग खुद से ही दवाई खरीद लेते हैं उस पे थोड़ा कार्रवाई कर पाए? अभी फ़िलहाल हमारे ऐसी स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं है, बट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इनको सुपरवाइज करते हैं और इस तरह के यदि केसेस देखे जाते हैं तो उनको रिपोर्ट किया जाता है। जी, कई बार हमने ऐसा देखा है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिन्हें प्रोहिबिटेड होता है, वो कुछ पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो भाग नहीं ले पाएंगे जो कंपटीशन होती है उसमें। तो इससे संबंधित भी मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर वो पदार्थ क्या होते हैं? जो लोग जिम जाते हैं क्या वो भी इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं? ये प्राय देखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। ये बॉडी में एनर्जी को बढ़ा देते हैं और ये मदद करते हैं कि एनर्जी के साथ में वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो इनके लिए डोप टेस्ट होते हैं जब भी रेगुलेटरी बॉडी होती है इस तरह के स्पोर्ट पर्सन को यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है तो उनका हम देख लेते हैं कि उन लोगों ने इस तरह के सब्सटेंस को यूज़ किया तो नहीं है। जी बिल्कुल। अब जब सेल्फ मेडिकेशन की बात चल ही रही है, ऐसे में लोग अपने आप खरीद लेते हैं दवाइयाँ लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। इसमें एक एंटीबायोटिक भी आ जाती है, तो क्या ऐसा है कि एंटीबायोटिक की भी लत लग जाती है या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स ही अलग हैं? और जब हम एंटीबायोटिक की बात करें तो ये बहुत अभी हमारे सोसाइटी के लिए सीरियस विषय बन चुका है, क्योंकि प्राय अभी पिछले 10-20 साल से देखा गया है कि नए एंटीबायोटिक का उत्पादन नहीं हो रहा है और पुराने एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जब हम एंटीबायोटिक को अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक समय के लिए उपयोग करते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के, तो बैक्टीरिया उन बीमारियों को लेकर रेजिस्टेंस, दवाइयों को लेकर रेजिस्टेंस हो जाता है और भविष्य में यदि इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो वो दवाइयाँ फिर असर नहीं करती हैं। तो प्राय देखा ये जाता है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम एंटीबायोटिक का उपयोग कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू जाके खरीद के खुद से ही खा लेते हैं, केमिस्ट उनको प्रिस्क्राइब कर देता है। ना तो यहाँ चिकित्सक को पता रहता है कि उसने कौन सी एंटीबायोटिक ली है, ना ही मरीज की समझ में आता है। और जब उसे कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं अब उसके लिए असर नहीं करेंगी और ये
उसके लिए इफेक्टिव नहीं बचेंगे। जी, रेसिस्टेंट हो चुके हैं कि नहीं एंटीबायोटिक खा के, इसके लिए भी कोई टेस्ट करवाया जाता है? बिल्कुल इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है। यदि किसी मरीज को किसी इन्फेक्शन हो चुका है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी जांच करवाता है। जो हमारे पास जी। उपलब्ध एंटीबायोटिक हैं, मरीज कौन कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, या जिन एंटीबायोटिक से मरीज सेंसिटिव है उन दवाइयों को फिर मरीज को दिया जाता है। जी, कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं अगर कोई रेजिस्टेंट हो चुका है? बिल्कुल साइन एंड सिम्टम्स हैं। यदि किसी मरीज को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जी। पहले तो वायरल इन्फेक्शन में किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। प्राय देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन में सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दे दिए जाते हैं। जब सेकेंडरी इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है एंटीबायोटिक देने के साथ में, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है और एंटीबायोटिक की जांच कराना चाहिए कि वो सेंसिटिव है कि नहीं है। जी, इसी के साथ ये भी हम जानेंगे कि अगर किसी को नशे की लत लगी हुई है तो ऐसे में वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो क्या 100% रिकवरी रेट होती है या फिर उसके बाद भी ऐसा होता है कि उसे फिर से लत लग सकती है? प्राय देखा गया है कि फिर से लत लगने की संभावना अत्यधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज है उसको अब मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और उसको खुद को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा। जितना वो खुद को सपोर्ट करेगा उतने ज़्यादा अच्छी रिकवरी होती है। जी। तो यदि मरीज ये डिटरमिन कर लेता है कि उसको इस चीज़ से बाहर निकल कर आना है तो प्राय नहीं होती है, रिलैप्स नहीं होता है। यदि वो कमज़ोर पड़ जाता है तो रिलैप्स होने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। समाज में नशे की समस्या है, इस पर तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन अब इसके निवारण के लिए क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, ये भी जानते हैं। अभी पिछले साल ही 2 अक्टूबर 2022 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है, जिसमें कि यदि कोई अल्कोहल बेचता है या रखता है अपने पास तो उसके लिए फाइनेंशियल पनिशमेंट दिया गया है। इसके बाद में जो स्कूल हैं उसमें तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं कि बच्चों को अवेयर कर सकें कि वो नशा ना लें, अल्कोहल ना लें, या उनके परिवार में कोई अल्कोहल ले रहा है तो उनको समझाइश दें कि इसके क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं। इसके साथ में एक और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनन कक्ष का स्थापना की गई है, जो कि 30 डिस्ट्रिक्ट में मनन कक्ष को बना दिया गया है। यहाँ पर जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं और जनरली देखा जाता है जिनको एडिक्शन हो जाता है वो कहीं ना कहीं साइकोसिस से अफेक्ट हो जाते हैं, तो ये मनन कक्ष में जाकर परामर्श ले सकते हैं। जी, मनन कक्ष की बात हुई है, इसका नंबर भी हम आपको बता देते हैं 8686139139 8686139139 ये नंबर आप ज़रूर नोट कर लें, कभी ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जो लोग नशा करते हैं उनमें भी कैटेगरी हो जाती है कि उन्हें लगता है कि हम तो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये बहुत ऐसा हानिकारक नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, इससे और बड़े बड़े भी लेवल की चीज़ें हैं। तो क्या कुछ अंतर होता है? साथ ही साथ दर्शकों जो नंबर है वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें नोट कर लें। अंतर की बात करें तो पहले से हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर व्यक्ति अलग है, हर तरह का नशा अलग है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति ने कितने समय तक के लिए कितने क्वांटिटी में नशा किया है। जी, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति और नशे के अनुसार बदलती रहती हैं। बिल्कुल। एज अ डॉक्टर मैं आपसे आंसर जानना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को नशा क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी जो खुद की पर्सनैलिटी होती है पूरी डिस्टॉर्ट हो जाती है, साथ में उसके परिवार को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और सोसाइटी के लिए भी उतना ही हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि वो बीमार होते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद में दवाइयों को खरीदें और खाएं, नशे की लत से दूर रहें। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंध रखती हूँ और मध्य प्रदेश की चिकित्सा पद्धति में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, तो हर व्यक्ति को ये उत्सुकता होती है कि मेडिकल में किस तरह से दवाइयाँ होती हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है। तो अभी तक ये देखा गया था कि हमारे समाज में हमारे आम जन की परेशानी थी कि सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं। तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी के प्रयासों से हमारी सारी मेडिकल की किताबों को
हिंदी में ट्रांसलेट करके उपलब्ध बिल्कुल। कराया जा रहा है। तो अब- यदि हमारे जी, जी। आमजन चाहते हैं तो उनको खरीदें, पढ़ें और अपना बिल्कुल। ज्ञान बढ़ाएं। बिल्कुल ज्ञान बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ नशे की लत से भी हमें बचना है। डॉक्टर हेमलता वर्मा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।